हेलो दोस्तों। आजकल मेरी बहन की हरकतें कुछ बदली बदली सी थी। ये उसकी वही उम्र थी जब वह जवान हो रही थी। मैं उससे बड़ी थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और वह स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह इस तरह की लड़की थी कि जैसे पढ़ाई में अगर उसे थोड़े से भी कम नंबर मिलते तो वह बड़ी परेशान हो जाती थी। लेकिन आजकल उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके होठों पर हमेशा कोई गाना होता। वह प्यार मोहब्बत वाली फिल्में देखती, कहानियां पढ़ती। क्या मतलब था इसका? क्या वह किसी को पसंद कर बैठी थी? कभी शीशे के सामने खड़ी हो जाती और अपने कपड़ों को पीछे से पकड़कर टाइट कर लेती और कहती, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। बिना कोई टाइट किए, बिना एक्सरसाइज किए भी कमाल की बॉडी है मेरी। कितनी खूबसूरत हूँ मैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि मामला क्या है तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि आजकल वह हम सबसे छुपती फिरती थी। सर्दियों का मौसम था। खुद को लंबे लंबे कपड़ों में छुपा कर रखती थी। मुझसे कहती थी कि अपने कपड़े मुझे दे दो। मेरा वजन थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए मेरे कपड़ों में तो वह बिल्कुल ही छुप जाती थी। लेकिन अपने कपड़े छोड़कर मेरे कपड़े पहनती थी। मुझे उस पर शक हो गया और मैंने उसका पीछा किया। एक दिन यह देखकर हैरान रह गई कि उसका तो मेरा नाम अंजलि था और मेरी बहन का नाम रीना था। अपने माँ बाप की हम दो ही बेटियां थी और हम लोगों ने ही उनका नाम रोशन करने का जिम्मा लिया था। क्योंकि जब मेरी माँ के यहाँ दूसरी बेटी यानी कि रीना पैदा हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब वह दोबारा से कभी माँ नहीं बन सकती, वह बांझ हो गई है। मेरी दादी और सब रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी तो दो ही बेटियां थी, अगर एक बेटा भी होता तो तुम इस औरत के साथ तुम अपना गुजारा कर लेते, लेकिन अब तुम इसको छोड़ दो या फिर इसके होते हुए ही दूसरी शादी कर लो। मेरे बाप को यह मशवरे सुबह नाश्ते में भी मिलते, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी। और मेरे बाप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा कि वह किसी की बात पर कान नहीं धरते थे। घर आकर यह भी नहीं कहते थे कि आज किसी ने मुझ पर बातें की है या मुझे नीचा दिखाया है या मुझे यह कहा है कि पत्नी को छोड़ दो। अपने माँ बाप की इन हरकतों की वजह से उन्होंने घर अलग कर लिया था। उसके बाद तो जैसे पूरे खानदान ने उनको बॉयकॉट ही कर दिया। धीरे धीरे हम लोग जवान होने लगे और वह लोग बूढ़े होकर इस दुनिया से जाने लगे। मेरी दादी भी दुनिया में ना रही। दादा तो पहले ही नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाते जाते भी उनके दिल में हमारे लिए न तो कोई जगह थी और न ही उनके होठों पर हमारे लिए कोई दुआ थी। मेरी माँ को सब लोग खुशकिस्मत कहते थे। वह कहते थे कि तुम्हें तो तुम्हारे पति ने छोड़ देना था, हमारा कोई भाई नहीं था। लेकिन बाबा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। वह कहते थे कि मेरी बेटियां ही मेरा गौरव है। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो अच्छे होते हैं, हर आदमी बुरा नहीं होता है। और हमारा बाप एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा पति था और एक अच्छा पिता भी था। ऐसे में यह हमारा भी फर्ज था कि हम अच्छी बेटियां बने और कभी भी उनका सिर झुकने नहीं दे, वरना लोग यही कहते हैं कि बेटियां तो हमेशा सिर झुकाने का काम करती है। यह बात मुझे भी मेरी माँ ने अच्छी तरह समझाई थी और रीना को भी, और मैं भी उसको समझाती रहती थी क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। यह बात तो थी कि वह मुझसे ज्यादा सुंदर और दुबली पतली होने की वजह से बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती थी, इसीलिए उसको यह बात ज्यादा समझाई जाती थी। क्योंकि जो इंसान खूबसूरत होता है उसका दिमाग खराब होने में देर नहीं लगती। जब वह अपने आप को शीशे में देखती है तो कहती है कि कितनी खूबसूरत हूँ मैं, और फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सुंदरता और जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है। पर अब जो मैंने रीना की हरकतें देखनी शुरू की थी, मुझे ऐसा लगता था कि वह अपने बाबा का गौरव तोड़ेगी और हम सबका मुंह काला करवाएगी। स्कूल जा रही थी जब मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि जरा इधर आओ। वह आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे सिर से लेकर पांव तक देखा। मैंने कहा कि यह क्या हुलिया बनाकर जा रही है, पागल हो गई है क्या, दिमाग खराब है क्या? तो कहने लगी कि क्या हुलिया है, कुछ भी तो नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुमसे पूरे 5 साल बड़ी हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया हुआ है? आँखों में काजल लगा रखा है, होठों पे हल्की सी लिपस्टिक, चेहरे पे शायद थोड़ी सी बेस भी लगाई है, लेकिन बहुत ही कम, और ब्लश भी लगाया है। और यह जो बालों के ऊपर टोकरा सी उठाई है, ये तुम्हारे चेहरे पे बड़ी सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन यह सब किस लिए? क्या तुम्हारे स्कूल में कोई पार्टी है? तो वह कहने लगी कि नहीं, कोई पार्टी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसे ही आपको लग रही हूँ। वैसे ही मेरा मुंह थोड़ा लाल है। मैंने कहा कि मुझे यह पता है तुम्हारा मुंह कितना लाल है। मैंने उससे कहा कि जाओ मुंह धोकर आओ। जाहिर है उसने बड़ी मुश्किल से नो मेकअप लुक क्रिएट किया था। अपनी तरफ से यह साबित कर रही थी कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया, जबकि उसने अपने मेकअप की सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल की थी।
अब उसको मुंह धोना पड़ रहा था तो गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन मेरे सामने इतना बोलती नहीं थी। मैंने उसे एक दफा कहा और वह चली गई। एक बात थी कि वह मेरी बात मान लेती थी, मेरे सामने कुछ बोलती नहीं थी। अभी भी मुझे दीदी ही कहती थी, अगर गुस्से में भी होती तो भी मेरा नाम नहीं लेती थी। लेकिन पता नहीं आजकल उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने इन बातों को ज्यादा नोटिस नहीं किया था, लेकिन एक दिन हम सब लोग परेशान हो गए क्योंकि रीना घर नहीं आई थी, जबकि उसके घर आने का वक्त हो गया था। स्कूल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। 2-4 लड़कियां इस गली में आती थी, वो भी उनके साथ ही आ जाती थी। मेरे बाबा बचपन से ही हमारी बहुत देखभाल करते थे, लेकिन अब हमने उनको कह दिया था कि जब 4-5 लड़कियां इस तरफ आती है और वो भी उनके साथ आ जाती है तो क्या दिक्कत है। मैं भी यही तरीका अपनाती थी। कुछ लड़कियां गली में आती थी तो हम सब लड़के एक साथ चलते हुए गलियों के अंदर से होते हुए अपने अपने घर में आ जाते थे। और इस रूटीन को भी 2 साल हो गए थे, क्योंकि अब बाबा से हमारी ड्यूटी नहीं दी जाती थी और वो बूढ़े हो रहे थे। रीना का अभी तक घर ना आना बड़ी अजीब बात थी। मेरे बाबा घर पे नहीं थे, अगर होते तो सबसे ज्यादा वही परेशान होते थे। उस दिन 2 बजे तक घर आ जाना था, लेकिन अब 4 बजने वाले थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में कोई पानी पूरी की रेडी दिख जाती तो वहाँ पर रुक के पानी पूरी खाना शुरू करती, लेकिन इस काम में भी कितनी देर लगती है। देर तो काफी हो गई थी। आज बाबा बिजी थे, उन्होंने कहा था कि वो रात को आएंगे, नहीं तो अभी तक सबसे ज्यादा वही परेशान होते और हम लोग भी कम परेशान नहीं थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जिन लड़कियों के साथ वो आती है जरा उनके घर जाकर पता करके आओ। एक लड़की तो सामने ही रहती थी। मैं उसके घर चली गई और वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। वो कहने लगी, घर आते टाइम वो हमारे साथ नहीं थी, वो तो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी, तुम लोग मेरा इंतजार मत करना। इसीलिए हम उसको छोड़ के खुद ही वापस आ गए। मुझे लगा कि शायद आज अंकल उसे लेने आ रहे हो। मैंने कहा कि लेकिन मेरे बाबा तो आज शाम तक बिजी थे। ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं दूसरी लड़की के घर गई, वो भी यही किस्सा सुना रही थी कि वो सुबह से कह रही थी कि तुम सबके साथ जाऊंगी, फिर जाने क्या हुआ। लेकिन एक बात है कि आज उसे सजा भी मिली थी। मैंने कहा कि कौन सी सजा, तो कहने लगी कि वो सर महेश है ना, उन्होंने उसकी छुट्टी बंद कर दी थी और वो काफी देर तक क्लास में थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ, और ये सर महेश कौन है। उसकी दोस्त ने कहा कि सर हमारे मैथ के टीचर है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत है। मैंने कहा कि तुमसे ये तो नहीं पूछा कि हैंडसम और खूबसूरत है, स्कूल में पढ़ने जाती हो या टीचर्स को देखने के लिए। उसने कहा कि ये बात रीना ही कहती है, शायद उसे मेरी बात बुरी लगी, इसीलिए उसने मेरी बहन पे इल्जाम लगा दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब रीना भी कहती है। कहने लगी कि रीना ही उनके आगे पीछे फिरती रहती है। अगर स्कूल में कोई भी काम होता है जो सर महेश से रिलेटेड होता है तो वह कहती है कि मैं करूँगी मैं करूँगी। सर महेश को बुला कर लाओ, सर महेश को पानी पिलाओ, सर महेश को कहोगे क्लास में शोर हो रहा है। यह कोई भी काम होता है, बात करने का कोई भी मौका को हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ तक कि पहले तो उसे मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वह मैथ के सवाल पहले से करके आती है, और जब सर महेश कहते हैं कि कौन आके ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करेगा तो वह सबसे पहले उठती है। हम लोग हैरान होते हैं कि जो काम इससे हल नहीं करवाए जा सकते थे अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन आज उसने बहुत बुरा टेस्ट दिया था, इसीलिए उन्होंने इसकी छुट्टी बंद कर दी। हम सब लोग तो बाहर निकल गए थे, वैसे भी उनका पीरियड आखिरी होता है। हमें लगा कि शायद उसके बाबा लेने के लिए आएंगे, तो फिर चाहे देर से निकले या जल्दी, उसका तो पहले से इंतजाम होगा। लेकिन हम उसके इंतजार में खड़े रहते तो हम सब लेट हो जाते और हमारे घर वाले परेशान हो जाते, इसीलिए हम लोग उसके बगैर ही वहाँ से निकल गए। जब आखिरी दफा देखा था तो वह क्लास में थी। मैंने कहा, और उसके बाद तुमने उसे देखा? कहने लगी कि नहीं, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। दूसरी लड़की कह रही थी कि उसने देखा है। बात बड़ी उलझ गई थी, मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये सर जो भी है, लगता है यह सब उसी का किया धरा है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं कोई कयामत तो नहीं आ गई, क्योंकि 2 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, 1 मिनट भी नहीं गुजरता। करते करते शाम हो गई और ऐसा ही था कि जैसे उन पर कयामत आ गई। वो बड़े परेशान हो गए थे। जवान बेटी स्कूल से घर नहीं आई। जब हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, सब लोग लगे हुए थे। 2 कजिन्स को भी बता दिया, यानी कि पूरे खानदान में ही बात फैल गई थी, क्योंकि बात कोई छोटी नहीं थी। उसके बाद अभी हम लोग घर से बाहर निकले कि अचानक से मुझे गली के किनारे पर रीना नजर आई। वो चलती हुई आ रही थी। वो इस तरह से चल रही थी कि जैसे उसने अपने पाँव के ऊपर कोई भारी वजन बांध ली है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही है।
यानी कि बहुत ही मरे मरे कदम उठा रही थी। उस वक्त मैंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि वो आ गई है, उसकी शक्ल और उसकी आंखों पर नहीं। मैंने कहा कि कहाँ से आ रही हो तुम? शाम के 6 बज गए हैं, 4 घंटे से कहाँ थी? उसने कहा कि मुझे घर में तो आने दो। वो घर में आ गई और हम सबको उसने बहुत पक्का सा जवाब दे दिया। उसने कहा कि वो मुझे एक छोटी सी लड़की मिल गई थी जो स्कूल के बाहर खड़ी थी और गुम हो गई थी। पता नहीं किसी और स्कूल की थी और वहाँ की बस में बैठ के यहाँ आई। उस बस ने यहाँ से भी लड़कियाँ उठानी थी, लेकिन वो यहाँ पर उतर गई और बस वाला चला गया। मैं उससे उसके घर तक छोड़ने गई थी। मैंने सोच लिया कि उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उसे उसके घर छोड़कर आई हूँ। बच्ची छोटी थी, उसे ठीक से पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से पूछा मैंने। बस इसी काम में मेरे 4 घंटे लग गए। कभी इस घर से पूछती तो कभी दूसरे घर से। छोटी सी लड़की थी, उसे अपने घर के बारे में क्या पता था, लेकिन मैं उसे कहाँ लेकर जाती, कैसे छोड़ देती अकेले। इसीलिए बस इसी सब में लग गई। हमने उसे सिर से लेकर पाँव तक देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। खैर वो घर आ गई थी तो सब लोग टेंशन फ्री हो गए और सबने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की मदद करने के लिए बाकियों को तो मुसीबत में नहीं डालते ना। अब खानदान में तो बात फैल गई है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। खैर रात हुई तो सब नॉर्मल थे। हम दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। मैंने उससे कहा कि ये सर का क्या चक्कर है, तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि क्या मतलब, सर का क्या चक्कर है? आपने किससे पूछा? मैंने कहा कि तुम्हारी दोस्त बता रही थी। वो गुस्सा हो गई और उसने कहा कि उसके भी दिल में कोई बात नहीं रहती। मैंने कहा कि उसके दिल में कोई बात रहे ना रहे, तुम्हारे दिल में क्या बात है, जरा बताओ मुझे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। किसी लड़की को अपने टीचर से अगर प्यार हो जाए तो ये कितनी अजीब सी बात है। ना तो समाज इसको कबूल करता है और न ही इस रिश्ते को कोई महत्व होता है। कोई कैसे अपने टीचर के साथ कोई ताल्लुक बना सकते हैं? लोग बुरा ही समझते हैं और उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन किसी मुसीबत में फंस जाए, इसीलिए मैंने उससे ये बात करनी ही थी। मुझे पूछना ही था क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। तो मेरी बहन ने बताया कि कुछ नहीं है दीदी, बस मुझे वो सर अच्छे लगते हैं, बड़े ही हैंडसम है, खूबसूरत से है। मैंने कहा कि तुम्हें पता है क्या तुम क्या कह रही हो? अच्छे लगते हैं इससे क्या मतलब है? तो उसने कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस अच्छे लगते हैं। जैसे सलमान खान किसी को अच्छा लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके साथ किसी को शादी करनी है या जिंदगी गुजारनी है। बस वो एक हीरो है, इसीलिए अच्छा लगता है। मैंने कहा कि बस जो भी है, लेकिन इस तरह भी मत सोचा करो, ये सब भी ठीक नहीं होता है। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी वो तो सर है ना और हम तो स्टूडेंट है और उनकी और मेरी उम्र में तो काफी फर्क भी होगा। मैंने कहा कि तेरा दिमाग लगता है किसी और तरफ जा रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देख कोई ऐसी वैसी बात दिल में ना पाल लेना जो सारी जिंदगी के लिए मुसीबत बन जाए। तुझे पता है ना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमें खानदान वालों को चुप करवाना है, अपने बाबा की बात माननी है, हमें उनका फख्र बनना है, पता है ना तुझे? वो कहने लगी कि हाँ मुझे पता है, बिल्कुल पता है। बस उस दिन के बाद रीना बिल्कुल बदल गई थी, उसकी हरकतें भी बदल गई थी। वो खोई खोई रहती थी, कुछ सोचती रहती थी, कुछ बताती नहीं थी। पहले तो अपने दिल की हर बात मुझसे किया करती थी क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बताती थी। आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई थी। एक दिन मैं रात को सो रही थी जब मुझे उसके रोने की आवाज आई। मैं हैरान हुई कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तो रीना के रोने की आवाज है। मैंने फौरन से लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने से पहले भी मैंने उसका नाम लिया और कहा क्या बात है, क्या हो गया? जब मैंने लाइट ऑन की तो वो मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे सो रही थी और मैंने उसे जगा दिया। कहने लगी दीदी लाइट क्यों ऑन की है? मैं सो रही थी। मैंने उससे कहा तुम सो नहीं रही थी, तुम रो रही थी, बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है? तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको कोई सपना आया होगा। उसके चेहरे को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सो रही थी। मैं भी समझ गई कि हाँ शायद मैंने ख्वाब में कुछ देखा होगा, क्योंकि आधी रात का वक्त था, कमरे में सिर्फ लैंप की रोशनी थी। मैं फिर से लेट गई, लेकिन मेरा एक मसला था कि मैं एक दफा जग जाती तो फिर मुझे दोबारा ठीक से नींद नहीं आती थी। लेकिन ये बात रीना को पता नहीं थी। कुछ ही मिनटों बाद वो फिर से रोने लगी और अपने नींद में नहीं बल्कि अपने पूरे होशो हवास में थी। लेकिन ये क्यों रो रही थी? ऐसा तो पूरे दिन में कुछ भी नहीं हुआ था कि उसने कोई बात दिल में रख ली हो। वैसे भी ऐसी नहीं थी कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा ले।
और हमारे माँ बाप हमारे साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे कि जिससे हमें बुरा लगे। अगर उन्होंने कोई बात भी समझानी होती थी तो तरीके से समझाते थे। हम बहनों में तो वैसे भी लड़ाई झगड़े वाला कोई माहौल नहीं था, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला था। वैसे तो मैं उसे 5 साल बड़ी थी, लेकिन मैं बड़ी बहन थी, इसीलिए मेरे लिए तो वो हमेशा छोटी ही रहती। फिर ये रो क्यों रही थी? एक दिन मैं परेशान होकर उसकी स्कूल चली गई। सोचा कि सबसे पूछती हूँ कि कैसी स्टूडेंट है, पढ़ाई में कैसी जा रही है, क्योंकि अब बस आखिरी साल ही तो था। मैं उसकी क्लास इंचार्ज से मिली। उसने कहा कि पहले तो बहुत अच्छी थी, क्लास की टॉप 10 लड़कियों में थी, लेकिन आजकल कुछ गड़बड़ाई हुई सी है। आपके घर में कोई मसला चल रहा है क्या? मैंने कहा कि नहीं जी, घर में तो कोई मसला नहीं चल रहा, भगवान का शुक्र है। पता नहीं फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। स्कूल वालों ने भी यही बातें की। मैं एक जगह बैठी थी, जब मेरे सामने से एक आदमी गुजरा और मैं उसको देखकर हैरान रह गई कि ये कौन है, क्योंकि वो आदमी नहीं, ऐसा लगता था कि उस पे हुस्न का साया था। जैसे जब खूबसूरती बनाई जा रही थी तो वो खूबसूरती की कढ़ाई के अंदर ही गिर गया था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आदमी था। इतना खूबसूरत आदमी मैंने तो अपने आसपास पहली दफा देखा था, यानी कि फिल्मों, ड्रामों या किसी और चीज के अलावा बिल्कुल ही हीरो जैसा लगता था। लंबा चौड़ा, खूबसूरत सफेद रंग का मालिक और नैन नक्श भी ऐसे थे कि देखकर कोई भी पागल हो सकता था। पर ये कौन था? जब वो वहाँ से गुजरा तो 2 लड़कियां देखकर हंस रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि ये कौन है? तो कहने लगी ये महेश सर है, वो पढ़ाते हैं। और मैं समझ गई कि तभी मेरी बहन कह रही थी कि बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है। ये तो किसी को भी अच्छा ही लगेगा, बुरा तो नहीं लग सकता। ऐसा खूबसूरत मर्द तो हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। वो कह रही थी कि मुझसे उम्र में कुछ ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि इनसे भी बात कर लेती हूँ कि आप मेरी बहन की क्लास को पढ़ाते हैं। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो स्टाफ रूम में जा रहे थे। मैंने कहा कि 2 मिनट आपसे मुझे रीना के बारे में बात करनी है। उन्होंने कहा रीना? वो किसी सोच में पड़ गए। उनकी आवाज भी बड़ी कमाल की थी। फिर उनको याद आ गई और मैंने कहा कि जी उसके बारे में बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छी लड़की है, पढ़ाई में भी ठीक है, मैथ भी उसको अच्छा लगता है। वो बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैंने कहा कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आप इतने आराम से कह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी पहले की तरह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों का मसला है, मेरा नहीं। वो बात खत्म करके वहाँ से चले गए और मैं इस नतीजे पर पहुँच गई कि जो लोग खूबसूरत होते हैं वो अच्छे नहीं होते। बड़ा ही कोई बदतमीज आदमी था। जल्दी जल्दी बात खत्म कर दी। दिन इसी तरह गुजरने लगे और सर्दियों का मौसम आ गया। रीना मेरे कपड़े पहनने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो? तो कहने लगी कि मुझे ढीले ढाले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। अपने आप को बड़ी सी चादर में छुपा कर रखती थी और उसके ऊपर भी बड़ा सा स्वेटर पहन लेती थी। मैंने कहा कि तुम्हें इस बार ज्यादा ही सर्दी लग रही है। तो उसने कहा कि हाँ, लग रही है। वो हमेशा कहीं खोई रहती थी, रातों को उठ उठ कर रोती थी और बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। स्कूल से अक्सर लेट हो जाती थी। कुछ तो ऐसा था जो उसके छोटे से दिल में चल रहा था और हमें नहीं पता था। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इस तरह से पता चलेगा कि मैं हैरान ही रह जाऊंगी। एक दफा तो मैंने उसकी डायरी की तरफ देखा। वो अपनी डायरी कभी किसी को नहीं देती थी। उसने मुझसे कहा कि जरा डायरी पकड़ाना। मुंह उसका दूसरी तरफ था। मैंने जल्दी जल्दी एक पेज खोला और शुरू की 4 लाइनें पढ़ ली, क्योंकि उससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकती थी। मैंने उससे उसकी डायरी पकड़ाई और खुद में पीछे बैठ गई। और वो 4 लाइनें ही इत्तेफाक से मैंने ऐसी पढ़ी थी कि मैं हैरान रह गई थी। शायद ये भी भगवान की तरफ से इशारा था कि जैसे ही मैंने डायरी को अचानक खोला, वही बात मेरे सामने आ गई जो शायद मैं जानना चाहती थी। उन 4 लाइनों के बारे में बताती हूँ। देखा था कि सर महेश से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आजकल मैं बड़ी परेशान हूँ। यानी कि जो भी उसके दिल में चल रहा था उसका ताल्लुक सर से जरूर था। खैर, उसके फाइनल पेपर भी हो गए और अब वो घर पर ही रहती थी। अब आगे क्या करना था उसके बारे में सोचने का वक्त था। हमारे तो पढ़ाई के दिन थे, हमने तो अच्छी पढ़ाई ही करनी थी। पर उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। मेरे पापा ने कहा, क्यों बेटा, आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहती हो? तो उसने कहा, पापा मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मेरा पढ़ाई में ज्यादा दिमाग नहीं चलता, मैं कुछ और कर लूंगी, कोई कोर्स कर लूंगी। मेरी माँ भी गुस्सा होने लगी कि जब बड़ी बहन ने इतनी पढ़ाई की है तो तुम्हें भी करनी है और तू कहती है कि कोई कोर्स कर लूंगी। मेरे बाबा ने कहा कि देखो, इसको तंग नहीं करो,
इसकी अपनी मर्जी है, अगर करना चाहती है तो ठीक है, नहीं करना चाहती है तो हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे। मैंने बाद में बाबा से कहा कि आपने बात खत्म यूं कर दी, तो उन्होंने कहा कि अभी वो खुद समझ नहीं पा रही है कि उसने क्या करना है। जितनी दफा हम उससे कहेंगे वो इसका उल्टा ही करेगी। अभी वैसे भी दाखिले में 2-3 महीने हैं, उसे सोच लेने दो कि वो क्या करना चाहती है। जो भी करना होगा बता देगी। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती थी। यह उसकी जिंदगी में होने वाला सबसे बड़ा फैसला था। वह अचानक से पढ़ाई न करने का फैसला कैसे कर सकती थी? वह तो मुझसे भी ज्यादा शौक से पढ़ाई करती थी। कोई न कोई बात जरूर थी। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि एक लड़की अचानक से पढ़ाई छोड़ने का फैसला करती है तो यह कोई छोटी बात नहीं होती है। और वह भी ऐसी लड़की जिसको पता है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है और अपने पापा की सहायता करनी है। जिस पापा ने सारे परिवार वालों से बातें सुनी है सिर्फ हमारे लिए। हमारी वजह से उसने हमारी माँ को नहीं छोड़ा, वरना वह अपनी जिंदगी बदल सकता था। क्या हमारे पापा का इतना अधिकार नहीं बनता था कि हम उनके लिए पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाए, ताकि परिवार वाले भी देखेंगे कि इसकी बेटियां तो बड़ी काबिल निकली है और हमारे पापा का सर ऊंचा हो। मेरी पढ़ाई तो अच्छी जा रही थी, मैंने तो कुछ न कुछ कर ही लेना था। लेकिन ये जो रीना ने अचानक ये यू टर्न मारा था, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम लोग तब हैरान रह गए थे जब रीना के लिए एक रिश्ता आ गया। हमें समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी रिश्ता कहां से आ गया। मेरे लिए भी हाल ही में रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे थे कि अभी कॉलेज का 1 साल बाकी है और मेरी बेटी नौकरी भी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर रीना के लिए रिश्ता आ गया। जब पता चला कि रिश्ता किस घर से आया है तो मैं दंग रह गई। अभी रिश्ता घर में नहीं आया था, बस बात हुई थी। किसी ने कान में डाल दिया था कि वे लोग रिश्ता लेकर आना चाहते हैं और मेरे माता पिता इसी बारे में बात कर रहे थे। रीना कमरे में सो रही थी, उसे भी पता नहीं था। वे यही बात कर रहे थे कि लगता है वह हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। बेटियां तो ऐसा ही करती है और हमने उन पर इतना भरोसा किया। वे दोनों बड़े परेशान थे। मैं कमरे में गई, रीना बेखबर सो रही थी। मैंने उसके ऊपर से रजाई हटा दी और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने उसे जगाया और इससे पहले कि वह डर से जागे मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैंने सब देख लिया। तुम मुझे बताओ कि यह सब कैसे हुआ। बताओ मुझे, क्योंकि तुम्हारे लिए किसी और का नहीं, सर महेश का रिश्ता आया है। यह सुनकर वह भी हैरान रह गई। उसने कहा कि उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा कि वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे और यह सब कैसे हुआ? तुम्हें पता है यह कितनी बड़ी बात है, तुम माँ बनने वाली हो, तभी तुम खुला कपड़ा पहनती थी। यह सब कैसे हुआ, बताओ मुझे। उसने रोना शुरू कर दिया और फिर मुझे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि एक दिन मैंने बहुत बुरा टेस्ट दिया था, तो सर ने कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी बंद है और तुम 15 मिनट के बाद बाहर जाओगी। मैं क्लास में बैठी थी, सर क्लास से चले गए। उन्होंने मुझे कहा था कि सामने घड़ी लगी है, पूरे 15 मिनट के बाद जाओगी। वे लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते और उन्हें स्टिक से मारने की सजा भी नहीं देते, लेकिन ऐसी सजा दे देते हैं। इसीलिए मैं वहीं बैठी थी जब अचानक वहाँ एक आदमी आ गया। मैंने उसे पहले नहीं देखा था, लेकिन शायद वह स्कूल में ही काम करता था और उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसने मेरी इज्जत लूट ली। जब 20 मिनट बाद सर वहाँ आए तो उन्होंने मेरी मदद की, मुझे उठाया, मुझे अपने घर ले गए। मैं 2 घंटे उनके घर रही। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वो कहते थे कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें सजा नहीं देता तो यह सब नहीं होता। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हें यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं अपने आप को संभालते हुए काफी हद तक सेट होकर वापस घर आ गई और मैंने झूठ बोला कि एक लड़की की मदद कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका परिणाम यह होगा। उन्हें भी इस बारे में सब कुछ पता है और सिर्फ उन्हीं को पता है। वे कह रहे थे कि वे मेरी मदद करेंगे, लेकिन क्या वे ऐसी मदद करना चाहते हैं कि मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं तो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई। मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान है, वो वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता है और एक आदमी को औरत की ऐसी ही मदद कर सकता है। वह तुम्हें अपना नाम देना चाहता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मैं समझ रही थी कि वह सिर्फ दिखने में ही सुंदर है, दिल से काला है, लेकिन वह दिल का हीरा इंसान है। लेकिन रीना कहने लगी कि हमारी उम्र में काफी फर्क है। मैंने कहा कि इतना फर्क नहीं है, 8-10 साल का फर्क कोई फर्क नहीं होता। मुझे लगता है कि इतना फर्क हमारे माता पिता भी सह सकते हैं, लेकिन यह बात बहुत अजीब है, कुछ तो करना होगा। खैर हमने सगाई की रस्म कर दी और लोगों से कहा कि दोनों बहनें की शादी एक साथ करेंगे।
लेकिन फिर 2 महीने बाद यह बहाना बना दिया कि लड़के की माँ बीमार है और चाहती है कि जल्दी से रुखसती हो जाए, और रीना को उसके घर भेज दिया। माता पिता को जब सब कुछ बताया तो वह वक्त बहुत मुश्किल था। वे भी परेशान हो गए, रोने लगे कि हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन उस आदमी को सलाम भी करने लगे जिसने इसको इस मुसीबत से बचाया, जिसने बुरा किया उसे भी पकड़वाया और पुलिस के हवाले किया। मेरी बहन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, लेकिन उस तूफान के सामने एक असली मर्द खड़ा था जिसने उस तूफान को अपने हाथ में पकड़े एक छोटी सी हवा बना दी, और वह हवा एक पल में ही हवा हो गई। आज वह मेरी बहन का पति है और मेरी शादी भी हो चुकी है। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। उनके घर में एक बेटी है। मैंने कभी नहीं देखा कि महेश ने कभी इस बेटी के बारे में कोई बात की हो। वो उसे वैसे ही चाहता है जैसे अपनी औलाद को। वे लोग साथ में बहुत खुश हैं। मेरी बहन मुझसे छोटी थी, लेकिन अब बहुत समझदार हो गई है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कभी छोटी थी ही नहीं। जिंदगी ने वाकई उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसे एक अच्छे इंसान से तो मिला दिया। मैं अपनी कहानी सुनाकर आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आदमी कभी मजबूर नहीं होता। जो आदमी कहता है कि मैं मजबूर हूँ, वह या तो आदमी ही नहीं होता या फिर वह झूठ बोल रहा होता है। कभी आदमी भी मजबूर हुआ है क्या? मजबूर तो हमेशा औरत होती है। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है कि वह औरत को बचा सके। यह जो उसे रखवाला बना दिया गया है, यह यूं ही नहीं बनाया गया है। यह रखवाला बहुत बड़ा शब्द है। इसका बोझ उठाना आसान नहीं है, लेकिन आदमी इस काबिल है कि वह इसका बोझ उठा सकता है। अगर न उठाना चाहे तो अलग बात है। आप लोग बताइए, क्या आप लोग में से कोई महेश की जगह होता तो वह ऐसा कदम उठाने को तैयार था? यह तो वही बात थी कि उन्होंने वाकई वह कर दिखाया जो और कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना हिम्मत लाना भी बड़ी बात होती है। जो इंसान दूसरों को पढ़ाना सिखाता है वह खुद अच्छा इंसान ही होता है, और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा शिक्षक होता है। हमें ऐसे मर्दों की कहानियां भी आगे लानी चाहिए जो औरत का ख्याल रखते हैं, उसके लिए कुर्बानियां देते हैं, उसे मोहब्बत करते हैं, उसे समाज से बचा लेते हैं। लेकिन कहानियां हमेशा ऐसे मर्दों की ही आगे आती है जो औरत के साथ बुरा करते हैं। क्या आप कुछ सोचेंगे? सारे के सारे इंसान बुरे नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे सभी इंसान अच्छे नहीं होते। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।